चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो जी, सो टुडे ये हमारा लास्ट लेक्चर है बेटा इसका। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, सुनो, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास कितने सेक्शन हैं बेसिकली जो टोटल में डिस्कस करने हैं? 230 से लेकर 245 तक। हालांकि सबका वैसे तो मर्जर अमलगमेशन तो 240 में ही खत्म हो जाएगा, है ना। और 245 तक यानी कि 241 से लेकर 245 तक बेटा हम पढ़ेंगे क्लास एक्शन, माइनॉरिटी राइट्स एंड मेजोरिटी रूल्स वाला कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, बोलो जी। हाँ, अभी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। किसको बेटा? कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को। तो देखिए, कहते हैं सर कॉम्प्रोमाइज एक क्या है? एमिकेबल एग्रीमेंट्स है बिटवीन पार्टीज, दे मेक म्यूचुअल कंसेशंस इन ऑर्डर टू सॉल्व द डिफरेंसेस बिटवीन देम। समटाइम क्या होता है ना, जैसे इक्विटी शेयर होल्डर्स है या क्रेडिटर्स है, इनके आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया है। क्या हो गया? या क्रेडिटर्स क्रेडिटर के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना। तो इस कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करने के लिए बेटा? सही करने के लिए, हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए आपस में एक एग्रीमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं आपस में? एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्रोमाइज। अब ये देखो ना, लिखा हुआ है पार्टीज में भी मेंबर हो सकते हैं, में भी क्रेडिटर हो सकते हैं। डिफरेंस जो भी कॉन्फ्लिक्ट इनके बारे में, उसको सॉल्व करने के लिए बेटा कॉम्प्रोमाइज की स्कीम लेकर आई जाती है। और अब से मतलब कॉन्फ्लिक्ट मोस्ट ऑफ केसेस में किससे रिलेटेड होती है बेटा? मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेके। किसको लेके? मॉनेटरी बेनिफिट्स को लेके, नहीं है। दूसरा होता है सर अरेंजमेंट। क्या है सर? क्या रखते हैं? अरेंजमेंट एक प्रोसेस है बाय विच शेयर कैपिटल को कंपनी की रीऑर्गेनाइज किया जाता है, आइदर बाय कंसोलिडेटिंग या फिर डिवीजन ऑफ शेयर्स, बोथ एक स्कीम के जरिए। तो सुनो, अरेंजमेंट में हम क्या कर रहे हैं बेटा? अरेंजमेंट में वी आर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं किसको? शेयर कैपिटल स्ट्रक्चर को। ठीक है, उसमें हम क्या कर सकते हैं? या तो कंसोलिडेट कर सकते हैं या तो डिवीजन कर सकते हैं। और एक होता है कॉम्प्रोमाइज, जो मेंबर और क्रेडिटर्स के बीच में हो रहा है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटा? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द चैप्टर 230। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आ सकता है इसमें से, ध्यान से देखेगा। अब सर इस सेक्शन में पावर दी गई है क्या करने की? आई होप्स हो कि आपको कॉम्प्रोमाइज का मतलब तो समझ में आ गया होगा। और मेक एग्रीमेंट, बेटा सुनो, ये मैम से बोलना पानी दे देने को इसमें, गरम, ना गरम गरम। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज और मेक एग्रीमेंट विद किसके साथ? क्रेडिटर्स एंड मेंबर के साथ। तो सर यहाँ पर हमारे पास पावर है कॉम्प्रोमाइज करने की क्रेडिटर्स के साथ और मेंबर के साथ। मैं किस तरीके से होगा देखो, कंपनी या फिर कोई भी क्रेडिटर्स या फिर मेंबर्स या फिर लिक्विडेटर, इनमें से कोई एक या ये कॉम्बिनेशन में भी फाइल कर सकते हैं। कैसे फाइल कर सकते हैं बेटा? कॉम्बिनेशन में भी। एक तो होता है इंडिविजुअल एप्लीकेशन फाइल करना, एक होता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन मतलब सब मिलकर एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। अब इस ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं किसके रिगार्डिंग? कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, किसको? एनसीएलटी को। और इसमें कुछ डिस्क्लोज करते हैं। क्या डिस्क्लोज करेंगे? सभी मटेरियल फैक्ट्स रिलेटेड टू कंपनी। ठीक है, दूसरा, अगर कोई रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है तो वो डिस्क्लोज करोगे। और यदि आपने कोई स्कीम बनाई है बेटा, किसकी? कॉर्पोरेट डेट रीस्ट्रक्चरिंग की, वो स्कीम भी आप इसमें क्या करो? डिस्क्लोज करोगे। अच्छा सुनो, मटेरियल फैक्ट्स में क्या क्या आएगा? लेटेस्ट ऑडिटेड रिपोर्ट आ जाएगी आपकी, फाइनेंशियल पोजीशंस जो कंपनी की, वो पेंडेंसी ऑफ, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह पेंडेंसी है, तो ये सब चीजें आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। ठीक है, बोलो जी। अच्छा, कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग में आप कंसेंट प्रोवाइड कर रहे हो किससे बेटा? नॉट लेस देन 70% ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर से। मतलब जो स्कीम आपने बनाई है, उसमें कितने क्रेडिटर ने अपने कंसेंट दिए बेटा? कम से कम 75%। और क्रेडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है कौन से फॉर्म में? CAA 1 में। ठीक है, और सेफ गार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए। और रिपोर्ट दे रहे हो किसकी बेटा? ऑडिटर की वैल्यूएशन रिपोर्ट की। सारी चीजें अब उसको अटैच करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आप एनसीएलटी के पास जो एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? कॉम्प्रोमाइज के लिए। किसके लिए? कॉम्प्रोमाइज के लिए। ठीक है, एनसीएलटी के पास एप्लीकेशन आ गई। अब एनसीएलटी क्या पास करेगी बेटा? ऑर्डर पास करेगी। क्या पास करेगी? ऑर्डर। तो देखो, अच्छा एनसीएलटी जो ऑर्डर पास करेगी ना, वो मीटिंग के लिए करेगी। किसके लिए बेटा? मीटिंग के लिए। किसकी मीटिंग? क्रेडिटर्स की और मेंबर्स की। ठीक है,
देखो सर, जो क्रेडिटर्स की मीटिंग होगी उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पास होगा, जो एनसीएलटी करेगी। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स एंड मेंबर्स एंड टू बी कॉल्ड हेल्ड कंडक्ट उस मैनर में जिसमें किसने प्रिस्क्राइब कर रखा होगा बेटा, एनसीएलटी ने, यानी कि एनसीएलटी ने आपको डायरेक्शन दिया होगा और उस डायरेक्शन में बेटा आपको क्या करनी होगी, मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो सिंपल सी बात है, आपके क्रेडिटर्स ने, मेंबर्स ने, कंपनी ने, लिक्विडेटर ने एक एप्लीकेशन फाइल करी। एप्लीकेशन फाइल करी किसको, एनसीएलटी को। और एनसीएलटी उसके बेसिस पे क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा। और ऑर्डर पास करा जाएगा मीटिंग हेल्ड करने के लिए। किस किस की मीटिंग होल्ड होगी बेटा यहाँ पे, क्रेडिटर्स की और या फिर मेंबर्स की, ठीक है। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे देखो क्या है, नोटिस ऑफ मीटिंग। ऑब्वियस सी बात है, जब मीटिंग हो रही है तो उसका नोटिस भी तो जाएगा। नोटिस किसको जाएगा बेटा, मेंबर्स को या फिर क्रेडिटर्स को, है ना। तो सर ऑन ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, मतलब जैसे एनसीएलटी का ऑर्डर आएगा एक पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, चेयरमैन। चेयरमैन या फिर कंपनी या फिर लिक्विडेटर या फिर एनी अदर पर्सन इफ डायरेक्ट बाय एनसीएलटी, अगर एनसीएलटी ने डायरेक्ट किया है तो। तो ये जो चेयरमैन है ये नोटिस जारी करेगा कौन से फॉर्म में, CAA 2 में। किसमें बेटा, CAA 2 में। किसको, क्रेडिटर्स को या फिर मेंबर्स को या फिर डिवेंचर होल्डर्स को। प्लीज कब, 1 महीने पहले मीटिंग से, मतलब जब भी मीटिंग होने वाली है उससे 1 महीने पहले आपको क्या मिलेगा बेटा, नोटिस मिलेगा। अच्छा ये नोटिस कैसे जाएगा, इंडिविजुअली उस एड्रेस पे जो एड्रेस आपने कंपनी को दे रखा है। समझे? तो आपने यहाँ पे क्या दे दिया, नोटिस दे दिया जी। क्या दे दिया बच्चे, नोटिस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोटिस के कंटेंट क्या क्या हो सकते हैं, मतलब नोटिस में क्या क्या प्रिस्क्राइब करोगे। सबसे पहला, एक स्टेटमेंट जो डिस्क्लोज करेगी क्या बेटा, डिटेल अबाउट कॉम्प्रोमाइज या फिर अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट कर रहे हो उसके बारे में पता तो हो क्रेडिटर्स को, मेंबर को, उसकी डिटेल दोगे। दूसरा, वैल्यूएशन रिपोर्ट इसमें दोगे आप। ठीक है, और इसमें एक्सप्लेन करोगे इफेक्ट, मतलब ये जो स्कीम का इफेक्ट है वो क्रेडिटर्स पे कैसे पड़ रहा है, केएमपीस पे कैसे पड़ रहा है, प्रोमोटर पे, नॉन प्रोमोटर पे कैसे पड़ेगा, डिवेंचर होल्डर पे कैसे पड़ेगा, डायरेक्टर्स पे कैसे पड़ेगा, और डिवेंचर ट्रस्टी पे इसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है। ये सारी चीजें बच्चे आप बताने वाले। ठीक है, और फिर कोई भी अदर मैटर जो एनसीएलटी आपसे डिमांड करेगा नोटिस में स्टेट करने की। समझे? तो ये सारी चीजें आप नोटिस में लिखोगे और नोटिस आपने किसको भेज दिया, मेंबर्स को, डिवेंचर होल्डर्स को या फिर क्रेडिटर्स को। समझ आए? और साइमल्टेनियसली बेटा आपको नोटिस को प्लेस करना है अपनी वेबसाइट में, अगर कोई वेबसाइट आपकी है तो। ठीक है, और अगर आप कौन सी कंपनी है, लिस्टेड कंपनी, तो पब्लिश करेंगे बेटा इस सेम सिचुएशन को कहाँ, न्यूज़पेपर में। कौन सा न्यूज़पेपर हो सकता है, इंग्लिश या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, लोकल लैंग्वेज, जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस फॉल कर रहा है। समझे? तो अभी तक नोटिस जा चुका है, यानी कि यहाँ पे नोटिस मिल चुका है किसको बेटा, मेंबर्स को। किसको मिल चुका है, अच्छा सेक्शन 230 सबसेक्शन 4 कहता है सर, पर्सन टू होम नोटिस इज सेंट, तो वो क्या करेगा, वोट कैसे डाल सकता है, इन पर्सन, यानी कि खुद आके या फिर अपने प्रॉक्सी के जरिए या फिर पोस्टल बैलेट टेक्निक से। और नोटिस का जो रिसीट रिसीट के बाद बेटा, ये जो आपको वोट डालना है कितने टाइम के अंदर बेटा, 1 महीने के अंदर। तो मतलब जिस दिन आपको नोटिस मिला वहां से 1 महीने के अंदर अंदर आपको वोट डालना पड़ेगा। ठीक है, बोलो जी। अच्छा सुनो, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को लेके, बेसिकली कॉम्प्रोमाइज हम पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज को लेके, तो वो अपना ऑब्जेक्शन क्या कर सकता है बेटा, दे सकता है। अच्छा, वहां पर एक बेसिक सिचुएशन है, नॉट होल्डिंग कितना बेटा, 10% शेयर होल्डिंग, मतलब कम से कम आपने कितनी होल्डिंग कर रखी है बेटा, 10% शेयर होल्डिंग कर रखी हो, या फिर आपका जो टोटल डेट है उसका 5% आपने कैरी कर रखा हो। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कंपनी में अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज को लेकर या अरेंजमेंट को लेकर आपको कुछ ऑब्जेक्शन है और अपना ऑब्जेक्शन रेज करना चाहते हो, बट वही पर्सन ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है जिसने कम से कम नहीं तो 10% क्या एक्वायर कर रखे हैं, शेयर्स। या फिर टोटल डेट उधार का आपके पास कितना पोर्शन है बेटा, कम से कम 5% है, तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। अगर 10% से कम है शेयर होल्डिंग, आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। 5% से कम है डेट का पोर्शन, आप ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकते। समझे? अच्छा इधर देखो, अब एक नोटिस ना भेजा जाएगा किसको बेटा, रेगुलेटर्स। किसको, ताकि वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे पाए। देखो अभी कहानी नोटिस पे ही चल रही है, किस में चल रही है, नोटिस पे चल रही है। चेयरमैन या फिर स्पेसिफाइड पर्सन बेटा नोटिस सेंड करेंगे किसको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को। अब रेगुलेटरी अथॉरिटी कौन हो सकता है, सीजी, आरओसी, ये क्या है, इनकम टैक्स अथॉरिटी,
आरबीआई, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, ऑफिशियल लिक्विडेटर या फिर अदर। यहाँ पर एक और सीसीआई भी आ सकता है, ठीक है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका बड़ा रोल रहता है बेटा इसमें, ठीक है। जब भी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट या मर्जर अमेलगमेशन होता है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, सीसीआई का, ठीक है। तो इनके पास नोटिस चला गया। अच्छा, इस नोटिस में हम वो सभी डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे जो हमें लगता है कि रिप्रेजेंटेशन के लिए होना चाहिए। भाई obvious सी बात है ना, तो मुझे आपकी स्कीम के बारे में डिटेल में जानकारी ही नहीं पता होगी तो मैं ऑब्जेक्शन किस बेसिस पे रेज करूंगा या अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। तो मुझे आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा, इनको अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितने दिन के अंदर देना है, 30 दिन के अंदर, जिस दिन इनको नोटिस मिला है। अगर ये साइलेंट है तो हम मान लेंगे इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन या कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। समझे? अच्छा, रूल 12 क्या कहता है देखो, कहता है सर जो चेयरपर्सन है या एनी द पर्सन जिसको डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स एंड इशू नोटिस शेल फाइल एन एफिडेविट टू एनसीएलटी। मतलब ये जो पर्सन है जिनको डायरेक्ट किया गया है एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर नोटिस इशू करने के लिए, तो ये लोग एफिडेविट फाइल करेंगे किसको बेटा, एनसीएलटी को, कितने दिन पहले, 7 दिन पहले, जिस दिन मीटिंग की डेट फिक्स होगी या फिर डेट ऑफ फिक्स ऑफ द मीटिंग, ठीक है। एक एफिडेविट फाइल करेंगे बोलो। और इस एफिडेविट में ये अपना वो बेसिक रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हमने नोटिस भेजा, ये किया, वो किया, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब देखो तो क्या कह रहे हैं, नहीं वोटिंग करवाई थी ना ऊपर, 1 महीने के अंदर अंदर वोटिंग करनी थी आपको, तो अप्रूवल कैसे मिलेगा, यानी सैंक्शन कैसे होगी आपकी स्कीम। तो कहते हैं मेजोरिटी ऑफ पर्सन जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कितना, ये फोर्थ ऑफ क्रेडिटर्स या फिर मेंबर को, उन्होंने अगर वोट करा इन पर्सन में प्रॉक्सी के जरिए या फिर पोस्टल बैलेट के जरिए, तो हम उसका अप्रूवल अचीव हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, मर्जर अमल के, सॉरी, ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये जो कॉम्प्रोमाइज की स्कीम है बेटा, इसके अप्रूवल के कंडीशंस क्या है, कि आप मेजोरिटी ऑफ पर्सन ने इसको यस बोला हो और उनकी टोटल होल्डिंग कितनी हो बेटा, 3/4 ऑफ टोटल क्रेडिटर्स या फिर मेंबर, तो आपका रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। अच्छा, जैसे ही रेजोल्यूशन पास होगा तो एनसीएलटी के अप्रूवल की जो कॉपी है स्कीम की, वो आप फाइल कर दोगे किसको, आरओसी को, कौन से फॉर्म में, CAA 6 में, रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो। अच्छा, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को भी फॉलो करना है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करोगे तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो कहते हैं ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी फाइल विद आरओसी पढ़ा चुका हूँ, 30 दिन के अंदर अंदर आरओसी को आपको एनसीएलटी का ऑर्डर फाइल करना पड़ेगा, समझे। अच्छा देखो, ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है बेटा, डिस्पेंड कर सकता है कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर, ठीक है। कहते हैं एनसीएलटी डिस्पेंस कॉलिंग ऑफ मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स और क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैविंग एटलीस्ट 90% ऑफ वैल्यू एग्री कंफर्म बाय द एफिडेविट। मतलब देखो, 90% क्रेडिटर ने कंफर्म कर दी स्कीम, क्या कर दी बेटा, 90%, एटलीस्ट 90% क्रेडिटर्स ने क्या कर दी, स्कीम को क्या कर दिया, अप्रूव कर दिया। तो फिर अगर आप चाहते हैं मीटिंग कॉल करना, क्या जरूरत है फिर, तो यहाँ पर एनसीएलटी को अगर 90% ने बोल दिया भैया हमें कोई दिक्कत नहीं, वी आर एग्री विद दिस, तो फिर अलग से मीटिंग कॉल करने की जरूरत है नहीं है। तो यहाँ पर फिर एनसीएलटी आपका मीटिंग को डिस्पेंस कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, समझे। तो कहते हैं सर कॉम्प्रोमाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्या, बायबैक, फिर आप कॉम्प्लाई करोगे कौन सा सेक्शन को, 68, 69 और 70 को आपको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज इंक्लूड करता है टेक ओवर को, तो उसके लिए फिर आपको सेबी के रेगुलेशंस पढ़ने पड़ेंगे अगर लिस्टेड कंपनी है तो, अदरवाइज आप कंपनी जेट के ही प्रोविजन को फॉलो कर सकते हो। कोई भी एग्रीड पर्सन है एप्लीकेशन फाइल कर सकता है एनसीएल में, किसको, एनसीएलटी को। मतलब अगर कोई भी पर्सन जो इस स्कीम से ना खुश है तो वो एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और अपना कंसर्न शो कर सकता है। तो दिस इज सेक्शन 230, जहां पर कॉम्प्रोमाइज की स्कीम को हम अप्रूव करवा रहे थे, किससे बेटा, एनसीएलटी से, समझ में आए। अच्छा मुझे क्या बताओ, ये पहले भी आ रहे थे ना एक बार, वेलकम बैक। कोई बात नहीं, पेपर हो जाने दो इनका, फिर पकड़ लेना आराम से। शी इज इन माई कंट्रोल, इन द नेम ऑफ, नहीं हम तो हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे, फिर जो भी, वरना नहीं। हाँ, बड़ी ना हवा चलती है यार, ये हवा से कुछ उड़ता है उसकी आवाज आती है, और हमें लगता है चारों का भूत आ गया यहाँ पे, जिसको मारा था इसने, मारा था ना तुमने कबूतर को, एक कबूतर को, उसी के आप में भटक रही है, पढ़ लिया किसी ने तुम्हें। हाँ भाई, कॉम्प्रोमाइज की स्कीम को अप्रूव कौन कर रहा है, अच्छा तो देखेगा ना कि फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ, तो इधर देखो सेक्शन में
पावर दी है एनसीएलटी को कि आप एनफोर्स कर सकते हो किसको बेटा, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट को। ठीक है, देखो जहां एनसीएलटी ने मेक एन ऑर्डर अंडर सेक्शन कौन से में, और उसने सैंक्शन करी है बेटा कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट स्कीम ऑफ द कंपनी, इट शैल हैव ए पावर टू क्या बेटा, सुपरवाइज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। मतलब आपके पास पावर है, आप सुपरवाइज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, मतलब देख सकते हो कि स्कीम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर हो रही है फॉलो या नहीं। या मे एट एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच ऑर्डर, मतलब जिस समय उसने ऑर्डर पास किया था, या एनी टाइम उसके बाद, या देयर आफ्टर गिव सच डायरेक्शन, उसके बाद डायरेक्शन दे सकता है बेटा रिगार्डिंग एनी मैटर ऑन सच मॉडिफिकेशन, अगर कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहता है तो एनसीएलटी कर सकता है। समझे, बोलो यार, नहीं बोलोगे? इफ एनसीएलटी इज सेटिस्फाई, अगर एनसीएलटी सेटिस्फाई हो जाती है, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट कैन नॉट इम्प्लीमेंटेड, कैसे बेटा, सेटिस्फैक्टरी, मतलब अगर एनसीएलटी को ये लग रहा है कि कंपनी इस स्कीम को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, तो विद और विदाउट मॉडिफिकेशन, ठीक है, बोलो जी, तो उसमें फिर एनसीएलटी आपका इंटरफेयर करेगा, कंपनी ऑर्डर पास करेगा, कंपनी इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स एज पर स्कीम में मेक एन ऑर्डर टू वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो फिर इस सिचुएशन में वो जो एनसीएलटी है वो कौन सा ऑर्डर पास कर देगा, वाइंडिंग अप का, और फिर कंपनी की वाइंडिंग अप होगी, और फिर क्रेडिटर्स का पैसा वापस किया जाएगा बाय सोल्डिंग आउट एसेट्स, मतलब एसेट्स को बेच के आप क्या करोगे बेटा फिर, बोलो, पैसा वापस करोगे, ऑब्वियस सी बात है, समझ में आया? अब आता है सर नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 230, ट्रिब्यूनल्स पावर टू कॉल मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स या फिर मेंबर विद रिस्पेक्ट टू मर्जर एंड अमलगमेशन। देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे, कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, मर्जर एंड अमलगमेशन। मर्जर अमलगमेशन में क्या होता है, यहाँ पर दो कंपनी आपस में क्या हो रही होती है, मर्ज हो रही होती है, क्या हो रही थी बेटा, तो देखिए कोई कंपनी है, कंपनी के मेंबर है या क्रेडिटर्स है, लिक्विडेटर है, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं किसको बेटा, एनसीएलटी को, ठीक है, ऑब्जर्व एप्लीकेशन, मतलब ये एप्लीकेशन को ऑब्जर्व करेगा फिशो अंडर सेक्शन 230, ठीक है, प्रोसीजर देखें, प्रिपेयर ए ड्राफ्ट स्कीम, भाई जो आप मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो ना, उसकी क्या बनानी पड़ेगी आपको, स्कीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी, और उसको फाइल करोगे किसको, आरओसी को, एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर को, कौन से फॉर्म में, CAA9 में, का 9 में, ठीक है। आरओसी और ऑफिशियल लिक्विडेटर कैन ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या अपना सजेशन दे सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, जिस दिन से आपने फाइल किया, ठीक है। अप्रूवल लोगे किससे, मेंबर से कम कितने, 90% ऑफ वैल्यू वाले मेंबर से अप्रूवल लोगे, ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर, अगेन कितना, वही 90% है, 9/10 का मतलब कितना हो गया, 90% आप अप्रूवल लोगे, और फाइल करोगे डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी कौन से फॉर्म में, बाकी सारा प्रोसेस किसकी तरह फॉलो होगा, सेक्शन 230 की तरह। बस यहाँ पे क्या है ना, ये जो एनसीएलटी के पास आई स्कीम, इस स्कीम में ये सारी चीजें होनी चाहिए, ये अप्रूवल होना चाहिए, राइट, और बाकी जो एनसीएलटी मीटिंग कॉल करेगा वो सेम एस किसकी तरह होगा बेटा, 230 की तरह, और 230 शेल अप्लाई मोटेटिस एंड मोटेटिस, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 233 अभी कह रहा है सर ये स्पेसिफिक केस में अप्लाई होता है, किस में अप्लाई होता है, अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है सर्टन कंपनीज का, सर्टन कंपनी मतलब क्या, सर कंपनी कौन सी वाली हो सकती है, टू और मोर स्मॉल कंपनी, मतलब दो स्मॉल कंपनी आपस में क्या हो रही है बेटा, मर्ज हो रही है, या फिर होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी कंपनी आपस में मर्ज हो रही है, तो उसके लिए आपको बेटा 232 फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप 233 में भी कर सकते हो। नोटिस में क्या होगा, स्टेटमेंट सॉल्वेंसी की डिक्लेरेशन होगी, अदर इन्फॉर्मेशन किसको भेज दोगे, आरसी को या फिर ऑफिशियल लिक्विडेटर को, इनके ऑब्जेक्शन रिसीव करने के लिए या सजेशन रिसीव करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जनरल मीटिंग कॉल करोगे, उसमें 90% मेंबर का क्या लोगे, अप्रूवल, या फिर अगर क्रिएटर का अप्रूवल ले रहे हो तो कितना, 9/10, अगेन ये 90% ही बनता है बेटा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो कॉपी ऑफ स्कीम है बेटा, तो आरओसी ऑफिशियल लिक्विडेटर को दोगे, इन केस अगर नो ऑब्जेक्शन हुआ या ऑब्जेक्शन हुआ, ठीक है, केस 1 में क्या हो रहा है बेटा, नो ऑब्जेक्शन, केस 2 में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्शन, फिर फर्दर सिचुएशन देखी जाएगी। तो यहाँ पर कहते हैं अप्रूव स्कीम, भाई केस 1 में अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा बेटा, तो अब यानी कि किसको बोल दोगे, सीजी को एप्लीकेशन और अप्रूव कर देगी, और केस नंबर 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, रिक्वेस्ट मैटर कंसिडर, मतलब देखो अगर मान लो केस नंबर 1 है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको अप्रूवल मिल जाएगा सीजी से। केस नंबर 2 में जहां पर ऑब्जेक्शन रेज करा है किसने, आरओसी ने और ऑफिशियल, तो सीजी से रिक्वेस्ट करेंगे किसको, एनसीएलटी को, कि इस केस को आप किस में कंसिडर करो, सेक्शन 232 में, आर यू गेटिंग माय?
हाँ तो जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो मर्जर अमलगमेशन का जो सिचुएशन चलेगा वो कौन से स्कीम के तहत चलेगा बेटा? सेक्शन 232 के तहत, समझे? किसकी? छोड़ो, कोई बात नहीं। हो गया? चलिए अब आता है कौन सा सेक्शन? 234। अब यहाँ पर मर्जर अमलगमेशन का केस किसका आ गया? फॉरेन कंपनी का। अगेन बेटा इसमें लगभग चीजें सेम ही होती है। देखो क्या कह रहे हैं, मर्जर अमलगमेशन ऑफ इंडियन कंपनी विद, अच्छा ऑब्टेन करोगे किसका अप्रूवल? फॉलो करोगे किसको? पेमेंट या तो कैश में करोगे या फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट में, या फिर दोनों हो सकती है। बाकी रेस्ट ऑफ द प्रोविजन ऑलमोस्ट क्या है, सेम ही चलते हैं। ठीक है, 135 ये है टेक ओवर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? अब आप मर्जर अमलगमेशन नहीं हो रहा, आप किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो। क्या कर रहे हो? एक बार जैसे मान लो मैंने आपकी कंपनी को क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया। क्या कर लिया? तो 235 क्या बोलता है, कंपनी जिसने कितने अक्वायर कर लिए बेटा? 90% एक्वायर कर लिए हैं शेयर किसके? तो सारे के सारे शेयर ट्रांसफर हो गए। ऑल शेयर्स मस्ट बी एक्वायर्ड, मतलब अब अपने सारे के सारे शेयर्स कितने महीने के अंदर एक्वायर करने हैं? 4 महीने के अंदर, मतलब जिस दिन आपने टेक ओवर एग्जीक्यूट किया तो वहां से 4 महीने के अंदर अंदर बाकी सारे शेयर्स आपको क्या करने पड़ेंगे, एक्वायर करने पड़ेंगे। अच्छा, ऑन एक्सपायरी ऑफ 4 मंथ्स, 4 महीने एक्सपायर हो चुके हैं। सुनो, ये जो डिसेंडिंग शेयर होल्डर है, डिसेंडिंग शेयर होल्डर कौन? अप्रूवल कितने लोगों का लिया था? बट भैया अभी तो 10% लोग बचे हुए हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, तो वो डिसेंटिंग हो गए। क्या हो गए? डिसेंटिंग हो गए, तो फिर उनको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने शेयर्स क्या करें, कंपनी को प्रोवाइड कर दें। कितने महीने के अंदर अंदर? 2 महीने के अंदर अंदर शेयर होल्ड 4 मंथ, ट्रांसफर मस्ट बी एक्वायर। क्या अप्लाई कर सकते हैं कहाँ बेटा? सिविल। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप विद इन 2 मंथ्स के अंदर आपको नोटिस मिलेगा और आपको एक मौका दिया जाएगा कि आप अपने शेयर्स को किसको दे दो, कंपनी को, है ना? तो जो कंपनी को या तो शेयर्स दे देंगे, या तो इनको लग रहा है कि नहीं भैया हम क्यों दें, फिर एनसीएलटी के पास भी जा सकते हैं, एनसीएलटी के ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ना रेशियो चलता है 4:2। सुनो क्या है ये, जिस दिन टेक ओवर अप्रूव हुआ, टेक ओवर क्या हुआ, अप्रूव हुआ, वहां से 4 महीने के अंदर ना आपको सारे शेयर्स एक्वायर करने पड़ेंगे। मान लो कुछ रह गए, उनको फर्दर 4 महीने में एक्वायर करने पड़ेंगे। ठीक है, और लास्ट के 2 मंथ्स बेटा एक बेसिक सिचुएशन रहती है जहां पर हम एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं। हो, समझे? अब इधर देखो, मर्जर हो रहा है किसके इंटरेस्ट में? पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट तो जानते हैं, जनता के हित में गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ कंपनीज का क्या कर देती है, मर्जर कर देती है। पावर गिवन किसको पावर है यहाँ पे? सीजी को अगर लगता है कि ये मर्जर जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट में, तो बाय द नोटिफिकेशन ऑफ ऑफिशियल गैजेट्स वो मर्जर अमलगमेशन कर देती है। किसका बेटा? उन कंपनीज का जिनका मर्जर अमलगमेशन पब्लिक हित में जरूरी है। तो इस केस में सारे राइट ऑफ मेंबर, क्रेडिटर, डिवेंचर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी रिमेन नियरली सेम। ऑब्वियस सी बात है, बस दूसरी कंपनी में आपके क्या हो जाएगा बेटा, मर्जर हो जाएगा, बट आपके सारे राइट्स क्या रहेंगे बेटा, सेम ही रहेंगे। इन केस अगर कोई चेंज होता है राइट्स में, दे शैल बी एंटाइटल टू कॉम्पनसेशन। अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो आपको उसका कॉम्पनसेशन दे दिया जाएगा। प्रोसेस क्या है? सीजी सेल सेंड अ ड्राफ्ट स्कीम टू इस ईच कंपनी को, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर क्या देगी बेटा, स्कीम देगी दोनों कंपनीज को। ठीक है, कंपनी में स्पेसिफाई द मॉडिफिकेशन विद इन 2 मंथ। अगर कंपनी को लगता है कि कुछ चेंज करना चाहिए तो वो मॉडिफिकेशन के लिए बोल सकती है। कितने महीने के अंदर अंदर बेटा? सीजी कैन फाइल फाइनल ऑर्डर बिफोर बोथ ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये फिर इनके कहाँ पे रखी जाएगी बेटा? पार्लियामेंट में रखी जाएगी, पार्लियामेंट अप्रूव करेगा, उसके बाद ही बेटा इस मर्जर को कंसर्न किया जाएगा। समझे? ऑब्जेक्शन, अगर कोई एग्रीड पार्टी है वो अपील फाइल कर सकता है कहाँ, एनसीएलटी में 30 दिन के अंदर अंदर रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्डर। समझे? समझ आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पर जनरली सीजी पब्लिक इंटरेस्ट में क्या कर रही है बेटा, ऑर्डर पास कर रही है। तो यहाँ पे आगे एक पॉइंट, एक सेकंड, क्या लिखा हुआ है? प्रोपोर्शन एंड मिसमैनेजमेंट, ये कॉन्सेप्ट है बेटा। प्लीज, ये ना केस बड़ा ही फेमस है, मोस्ट ऑफ केसेस में एग्जाम में पूछा जाता है, फोर्स वर्सेस हार्बिटल का। किसका केस बेटा? फोर्स वर्सेस हार्बिटल। कहते हैं मेजोरिटी रूल्स,
एंड माइनॉरिटी राइट्स। सम टाइम क्या होता है बेटा कि मेजोरिटी अपने पावर का यूज करके ना माइनॉरिटी का नुकसान कर देते हैं। उस केस में बेटा अगर मान लो आपने मैनेजमेंट मिसमैनेज कर दिया है या किसी का अपोर्शन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, अपोर्शन कर रहे हो, तो इस केस में बेटा माइनॉरिटी के पास क्या अधिकार है? तो कहते हैं इफ द डिसीजन ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बाय द मेजोरिटी ऑफ शेयरहोल्डर और रेटिफाई बाय द मेजोरिटी शेयरहोल्डर देन कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर। मतलब अगर भैया मेजोरिटी डायरेक्टर का जो काम है मेजोरिटी ऑफ मेंबर ने क्या कर दिया है, प्रूफ कर दिया है, या फिर जो चेंजेस करने थे वो कर दिए, फिर इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा क्योंकि मैक्सिमम सारी पावर किसके पास है, मेजोरिटी के पास। किसके पास? ये डिसाइड हुआ था कौन से केस में, फॉस वर्सेस हार्बोटर। सम टाइम ना ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये कहता है कुछ केसेस में मेजोरिटी का जो डिसीजन है उसको फाइनल अंतिम डिसीजन नहीं माना जाएगा, वहां पे फिर कोर्ट बीच में इंटरफेयर कर सकता है। तो जैसे अल्ट्रा वायरस एक्ट है, मतलब आप या बियॉन्ड द पावर काम कर रहे हो, या फिर फ्रॉड के इंटेंशन से कर रहे हो माइनॉरिटी के साथ, या रॉन्ग क्या लिखा है, रॉन्ग डज इन कंट्रोल, ठीक है। और रेजोल्यूशन रिक्वायर्ड टू स्पेशल मेजोरिटी बट आप पास करो किससे, कहीं के भी आपने देखा ना यूनानिमस अप्रूवल पास करना है, 100% अप्रूवल चाहिए, और अब वहां पर सिंपल मेजोरिटी पास कर रहे हो, 75% ही पास कर रहे हो, तो भैया इस केस में फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा कोर्ट को, बोलो। हाँ, पर्सनल एक्शंस, इंडिविजुअल मेंबर्स राइट कैन नॉट बी इनवैलिड बाय द मेजोरिटी। कोई किसी भी व्यक्ति के राइट्स को क्या नहीं कर सकते, इनवैलिडेट नहीं कर सकते हो, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं कर सकते हो, प्रिवेंशन ऑफ अपोर्शन एंड मिसमैनेजमेंट के लिए। तो ये कुछ बेटा याद कर लेना इनको, ये कुछ केसेस हैं जहां पर फोर्स वर्सेस हार्बिटर का रूल अप्लाई नहीं होता, वहां पर कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है, मेजोरिटी का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, 241 में बेटा अगर आपको लगता है कि आपका अपोर्शन हो रहा है या फिर कंपनी मिसमैनेजमेंट हो रहा है जिससे माइनॉरिटी को नुकसान हो रहा है, तो इस केस में बेटा आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो, किसको, एनसीएलटी को, ठीक है। राइट ऑफ मेंबर 244 बेटा बताता है कि मिनिमम कितने मेंबर चाहिए एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ठीक है। तो देखो अगर आपकी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 मेंबर, या फिर 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, या फिर 1/10 ऑफ इशूड कैपिटल, जो भी लोअर होगा ये लोग अप्लाई कर सकते हैं एनसीएलटी को, ठीक है। या फिर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर, ये अप्लाई कर सकते हैं किसको, एनसीएलटी को। और सीजी भी कर सकती है एनसीएलटी को, क्या बेटा, एप्लीकेशन फाइल, ठीक है। अच्छा, ग्राउंड्स ये हैं, ग्राउंड्स, ये ग्राउंड्स क्या है, प्रीजुडिशियल टू द कंपनी इंटरेस्ट, मतलब कंपनी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ही आप काम कर रहे हो, या प्रीजुडिशियल ऑफ द मेंबर, मेंबर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रहे हो, या फिर आपने बहुत बड़ा चेंज किया है किसमें, मैनेजमेंट में, जो कंपनी के इंटरेस्ट में नहीं है, कंपनी के हित में नहीं है। सीजी के लिए कौन से ग्राउंड है, पर्सन कंसर्न इन द कंडक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट अफेयर ऑफ द कंपनी हैज बीन फाउंड गिल्टी, मतलब जो कंपनी के मैनेजमेंट में इंडल्ज है, राइट, वो मिसमैनेजमेंट के लिए गिल्टी है, फ्रॉड के लिए गिल्टी है, या अफेयर ऑफ द कंपनी हैज नॉट बीन कंडक्टेड इन प्रूडेंशियल मैनर, मतलब एक सही से कंपनी का मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, अफेयर ऑफ कंपनी में कॉज सीरियस इंजरी और डैमेज ऑफ द शेयर होल्डर, ठीक है। या फिर सीजी में इनिशिएट द केस और रिक्वेस्ट टू ट्राइब्यूनल टू इंक्वायरी, ठीक है। तो इन इन केसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट और उस केस में मेंबर्स क्या कर सकते हैं बेटा, एनसीएलटी को अप्लाई कर सकते हैं कंपनी के इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग, 242 में ऑर्डर पास करेगी एनसीएलटी, या पावर ऑफ एनसीएलटी हम बोल सकते हैं। अगर आप प्रीजुडिशियल अपोर्सिव हैं तो उस केस में बेटा रेगुलेट किया जाएगा आपके अफेयर को, आपके सारे शेयर परचेज कर लिए जाएंगे अदर मेंबर के द्वारा, बोलो। मॉडिफिकेशन किया जाएगा एग्रीमेंट्स में जिसमें एमडी, मैनेजर या डायरेक्टर वगैरह आपने अपॉइंट करे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें करी जाएंगी एनसीएलटी के द्वारा। या फिर कंपनी का कौन सा ऑर्डर पास हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो, ठीक है। सेटिसाइड द कैंसिल द फ्रॉडलेंट प्रेफरेंस, मतलब जो भी फ्रॉडलेंट तरीके से प्रेफरेंस ले रहा है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा एमडी, मैनेजर, डायरेक्टर को, अपॉइंट कर दिया जाएगा दूसरे डायरेक्टर्स को, रिकवर करा जाएगा एंड गेन जो आपने उठाया है, स्टेटिंग द प्रोसेस एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एमडी, इम्पोज द कॉस्ट, तो सारे एक्शन ले सकती है एनसीएलटी इस रिगार्ड, समझे। अब आता है सर क्लास एक्शन। क्लास एक्शन यहाँ पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्लास एक्शन का एक बेनिफिट ले सकते हैं जहां पर डायरेक्टली आप एनसीएलटी को क्या कर सकते हो बेटा, अप्रोच कर सकते हो। तो मेंबर या डिपॉजिटर, मेंबर हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, हैविंग शेयर कैपिटल है कम से कम कितने मेंबर चाहिए, 100, या फिर 5% ऑफ टोटल मेंबर, या फिर 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, या फिर 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल और लिस्टेड ऑफ लिस्टेड कंपनी, जो भी लोअर होगा वो आप क्या कर सकते हो बेटा, फाइल। 2 है 5 है, हुई है, हुई है ना, ठीक है। और डिपॉजिटर बेटा कितना है,
100 डिपॉजिटर या फिर 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट या फिर 5% ऑफ टोटल आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, तो इनके पास राइट है एनसीएलटी को एप्लीकेशन फाइल करने का। ठीक है, तो कहते हैं वंस एप्लीकेशन फाइल बाय रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर देन इवन दो सब्सिक्वेंट विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन मेंबर विल नॉट कंसिडर द बाय द सेबी। ठीक है, तो विड्रॉल को यहाँ पे कंसिडर बाद में नहीं किया जाएगा, समझे। 244 पर्सन हु कैन अप्लाई, मतलब कौन अप्लाई कर सकता है, पढ़ा चुका ऑलरेडी मैं आपको ऊपर, पढ़ चुका नहीं। हाँ, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो कितना, 100 मेंबर या फिर 1/10 विच एवर इज लेस, या फिर 1/10 ऑफ टोटल इशूड कैपिटल, और नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर अप्लाई कर सकते हैं 241 में। समझ में आया। तो यहाँ पर इन सिंपल आपको फोर्स वर्सेस हार्मोटल का एक रूल है जो उसको पढ़ लेना है। विद दिस ये कंप्लीट हो गया बेटा हमारा। ठीक है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा।